नमस्कार। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, राजकीय महाविद्यालय भतरोज खान अल्मोड़ा। आज का हमारा मुख्य विषय है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत गुणक की व्याख्या करना। इसके अंतर्गत हम गुणक को परिभाषित करेंगे। गुणक कैसे अर्थव्यवस्था में कार्य करता है इसको हम देखेंगे। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर, एमपीसी एंड एमपीएस, ये भी देखेंगे और रेखाचित्र से स्पष्टीकरण करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं गुणक। वास्तव में गुणक की अवधारणा प्रोफेसर आरिफ खान ने दी। उनका लेख 1931 में इकोनॉमिक जर्नल में प्रकाशित हुआ। द रिलेशन ऑफ होम इन्वेस्टमेंट टू अनएम्प्लॉयमेंट। अर्थव्यवस्था में यदि निवेश किया जाता है तो उससे कैसे बेरोजगारी समाप्त होती है, इस पर उन्होंने अपना लेख लिखा। यहीं से वास्तव में रोजगार गुणक का जन्म हुआ। रोजगार गुणक का तात्पर्य अर्थव्यवस्था में निवेश करने के परिणाम स्वरूप कितना रोजगार जनरेट होता है। इसी कॉन्सेप्ट को प्रोफेसर कीन्स ने लिया। उन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था में जब निवेश किया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में कितना परिवर्तन होता है। जितने गुना राष्ट्रीय आय बढ़ जाती है वही गुणक होगा। मान लीजिए अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ रुपए का निवेश होता है। 100 करोड़ रुपए का निवेश होने के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय यदि मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए बढ़ जाती है तो हम क्या कहेंगे कि 100 रुपए निवेश करने के परिणाम स्वरूप 1000 रुपए की राष्ट्रीय आय बढ़ गई है। अतः 10 गुना गुणक का कार्य कर रहा है। इस प्रकार गुणक का तात्पर्य अर्थव्यवस्था में निवेश के परिणाम स्वरूप हुए राष्ट्रीय आय में वृद्धि के अनुपात को हम गुणक कहते हैं। अर्थात के बराबर, के यहां पर हम गुणक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, के बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा आई का मतलब निवेश में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वास्तव में राष्ट्रीय आय में जो परिवर्तन होता है, डेल्टा वाई में जितना परिवर्तन होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, यानी राष्ट्रीय आय और वास्तव में इन्वेस्टमेंट के रेशियो को हम गुणक कहते हैं। वास्तव में जब अर्थव्यवस्था में निवेश किया जाता है तो निवेश करने के परिणाम स्वरूप यही निवेश किसी न किसी व्यक्ति की आय बनती है। जब वो व्यक्ति पुनः मांग करता है तो दूसरे को यही आय देता है। इस प्रकार एक बार जब मुद्रा सर्कुलेशन में डाली जाती है तो वो कई हाथों से होकर के गुजरती चली जाती है और हर बार ये वास्तव में राष्ट्रीय आय को बढ़ाती जाती है। ये निर्भर करता है कि वास्तव में उस व्यक्ति की उपभोग प्रवृत्ति कितनी है। आइए हम समीकरण के माध्यम से इसे और इस रिलेशनशिप को और अधिक समझते हैं। आइए हम गुणक को समीकरण के माध्यम से और अधिक स्पष्ट करते हैं। प्रोफेसर कीन्स ने आरिफ खान के रोजगार गुणक के स्थान पर अपना निवेश गुणक प्रस्तुत किया। निवेश गुणक का इनका तात्पर्य था कि जब अर्थव्यवस्था में निवेश किया जाता है, डेल्टा आई बढ़ाया जाता है, तो उसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि होती है, यानी डेल्टा वाई डेल्टा आई में परिवर्तन करने के परिणाम स्वरूप हुए डेल्टा वाई में परिवर्तन ही गुणक कोएफिशिएंट, मल्टीप्लायर कोएफिशिएंट कहलाता है। इसे गुणक गुणांक कहा जाता है। वास्तव में हम इसे के से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास राष्ट्रीय आय y बराबर सी प्लस आई है। राष्ट्रीय आय दो भागों में, उपभोग और निवेश, दो भागों में डिवाइड हो जाती है। जब अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में परिवर्तन होता है, डेल्टा वाई चेंज होगी तो उसके परिणाम स्वरूप डेल्टा सी भी चेंज होगा और उसके परिणाम स्वरूप डेल्टा आई भी चेंज होगा। यानी जब अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में परिवर्तन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप उपभोग भी परिवर्तित होगा अर्थव्यवस्था में और निवेश भी परिवर्तित होगा। दोनों पक्षों को डेल्टा वाई से डिवाइड कर देते हैं। जब दोनों पक्षों को डेल्टा वाई से डिवाइड कर देते हैं तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं, ये 1 हो जाएगा। 1 इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई क्या कहलाता है, एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यानी जब आय में परिवर्तन होता है तो उपभोग में क्या परिवर्तन होता है, द रेशियो बिटवीन इट कॉल्ड एमपीसी। तो हम इसको लिख सकते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। अब हम
एमपीसी को इधर ले लेते हैं, तो 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। अब हम इसको इनवर्स कर देते हैं, तो हमारे पास फलन कुछ इस प्रकार आ जाता है। क्या आएगा? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। ये वास्तव में एक हमारे पास मल्टीप्लायर फंक्शन रेडी हो जाता है। अब हम देखते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई क्या है। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई के को रिप्रेजेंट करता है, गुणक को, तो के बराबर 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। हम यहां पर ये देख रहे हैं। अब हम देखिए, यदि अर्थव्यवस्था में के और एमपीसी के रिलेशनशिप को यहां पर स्पष्ट किया गया है। जब अर्थव्यवस्था में लोगों की एमपीसी ज्यादा होगी, लोगों की उपभोग प्रवृत्ति यदि ज्यादा होगी, एमपीसी का मान बढ़ेगा तो के का मान भी बढ़ेगा। यदि एमपीसी का मान घटेगा तो के का मान भी घटेगा। अर्थात अर्थव्यवस्था में यदि लोगों की उपभोग प्रवृत्ति अधिक है तो अर्थव्यवस्था में गुणक का मान अधिक होगा। अर्थात जब अर्थव्यवस्था में निवेश किया जाएगा तो राष्ट्रीय आय तेजी से बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था तेजी से डेवलप होती चली जाएगी। आइए हम अब रिलेशनशिप ये देखते हैं कि एमपीएस का, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का, वास्तव में के साथ क्या संबंध है। हम जानते हैं कि y बराबर C प्लस एस होता है, यानी राष्ट्रीय आय को उपभोग या सेविंग में हम डिवाइड करते हैं। मान लीजिए आपकी आय बढ़ती है तो उसके परिणाम स्वरूप आपका उपभोग परिवर्तित होगा और जिसके कारण आपकी सेविंग भी परिवर्तित होगी। अब दोनों पक्षों को डेल्टा वाई से डिवाइड कर दीजिए, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। यहां पर 1 हो जाएगी वैल्यू। अब हम यहां पे देखिए, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई एमपीसी को रिप्रेजेंट करता है। एमपीसी की परिभाषा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोग में हुए परिवर्तन का अनुपात, तो इसको हम लिख सकते हैं एमपीसी। यहां पर जब किसी व्यक्ति की आय में परिवर्तन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप हुए बचत में परिवर्तन का अनुपात प्लस एमपीएस, यानी ये बचत प्रोपेंसिटी है, ये उपभोग प्रोपेंसिटी। ये एक हमारे पास एक फार्मूला होगा। अब हम 1 एमपीसी को इधर लेते हैं, तो 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस। ये हमारे पास एक फार्मूला हो गया। अभी हम इसके पहले देखें क्या, अभी हम इसके पहले देखें कि वास्तव में के बराबर 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी होता है। अगर हम 1 माइनस एमपीसी का मान क्या रख दे, एमपीएस रख दे, तो के बराबर 1 अपॉन एमपीएस, ये एक हमारे पास फार्मूला बन जाता है। अब देखिए, इसमें इनवर्स रिलेशनशिप है। यदि अर्थव्यवस्था में लोगों की बचत प्रवृत्ति ज्यादा होगी, एमपीसी का मान ज्यादा होगा, तो के का मान कम होगा, अर्थात गुणक कम काम करेगा। जब गुणक का मान कम हो जाएगा तो यानी अर्थव्यवस्था में यदि निवेश करेंगे तो राष्ट्रीय आय कम तेजी से बढ़ेगी। और यदि अर्थव्यवस्था में एमपीएस का मान कम होगा, एमपीएस का मान कम होने से अर्थव्यवस्था में गुणक का मान अधिक होगा। अर्थात लोगों की यदि बचत प्रवृत्ति कम होगी तो मोस्ट ऑफ द पैसा क्या करेंगे, कंजप्शन पे लगाएंगे। मोस्ट ऑफ द पैसा कंजप्शन पे लगाने का मतलब होता है किसी न किसी की इनकम बनेगी, इन गुणक प्रभावी रूप से कार्य करेगा। आइए हम देखते हैं गुणक कैसे कार्य करता है। आइए हम गुणक के कार्यकरण को समझते हैं। गुणक का कार्यकरण का मतलब होता है कैसे अर्थव्यवस्था में जब निवेश किया जाता है तो निवेश करने के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय कितने गुना बढ़ती है, ये कैसे कार्य करता है। मान लीजिए अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक निवेश 100 करोड़ का होता है, 100 करोड़ रुपए का होता है। ये वास्तव में जब निवेश किया जाता है तो श्रमिक को उसको वेतन के रूप में, पूंजीपति को उसको ब्याज के रूप में, या कच्चे माल को उसको पेमेंट के रूप में हम दे देते हैं।
जिसके परिणाम स्वरूप उन लोगों की ये आय बन जाती है, जिस आय को हम राष्ट्रीय आय में जोड़ते हैं। मान लीजिए कि हमने अर्थव्यवस्था में माना कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.5 है, अर्थात जो भी व्यक्ति आय पाते हैं उसका 50% वो उपभोग करते हैं और 50% को वो बचा लेते हैं। तो ये 100 रुपए वास्तव में उनकी आय हुई, क्योंकि सरकार ने 100 रुपए निवेश किया। ये निवेश किसी न किसी व्यक्ति की आय बन जाती है। आय बनने के परिणाम स्वरूप उसकी एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वास्तव में 50% है, अर्थात उसने 50 करोड़ रुपए मान लीजिए अर्थव्यवस्था में कंज्यूम हो गए और 50 करोड़ रुपए क्या हुए, बजट में चले गए। अब ये देखिए, ये जो कंज्यूम हुए ये वास्तव में जब हम उपभोग करते हैं, मान लीजिए श्रमिक ने अपने पैसे से दूध खरीदा तो दूध वाले की अब इनकम हो जाएगी, तो ये इनकम अब उसकी हो जाएगी, यानी अब इकोनॉमी में 50 करोड़ ही हो जाएगा। अब मान लीजिए दूध वाले की एमपीसी भी 0.5 है और उसकी भी एमपीएस भी 0.5 है, अतः दूध वाले ने 25 करोड़ रुपए 25 यानी 50% 25 कंज्यूम कर लिया, अब 25 ने सेविंग में डाल दिया। अब ये मान लीजिए उसने फल वाले से, दूध वाले ने फल वाले से फल खरीदा, तो ये पैसा वास्तव में फल वाले की इनकम बन जाएगी, ये कन्वर्ट होगा 25 फल वाले की इनकम हो जाएगी, और जब फल वाले की इनकम हो गई तो ये राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। फल वाले की भी मान लीजिए एमपीसी 0.5 है और एमपीएस 0.5 है, परिणाम स्वरूप फल वाले ने 12.5 कंजप्शन पे कर खर्च कर दिया और 12.5 उसने भी सेविंग कर लिया। इस प्रकार फल वाले ने मान लीजिए कि वास्तव में अपने बच्चों की ट्यूशन फीस दे दी, स्कूल फीस पेमेंट कर दिया, स्कूल फीस पेमेंट करने के बाद ये इनकम बन जाएगी स्कूल फीस वालों को 12.5, और इसके परिणाम स्वरूप स्कूल वालों को वास्तव में उनकी भी प्रोपेंसिटी कंज्यूम 0.5 है और सेविंग है, परिणाम स्वरूप ये भी आपकी क्या हो जाएगी 6.25 एंड 6.25। अब मान लीजिए ये टीचरों का, मान लीजिए स्कूलों ने टीचरों को वेतन दिया, अब उसने भी क्या किया, उठा करके कपड़े खरीद लेते, कपड़े खरीद लेते तो अब कपड़े वाले की ये आय बन जाएगी, तो ये हमारे पास इनकम कितनी हो जाएगी 6.25 कपड़े वाले की आय बन जाएगी। अब कपड़े वाले का भी वास्तव में एमपीसी 0.5 है, तो परिणाम स्वरूप कपड़े वाले क्या करेंगे 3.12 तो कंजप्शन पे खर्च कर देंगे और 3.12 सेविंग कर लेंगे। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी जब तक कि ये मान, इन दोनों का मान शून्य ना हो जाए, यहां पर मान में शून्य ना हो जाए, और लास्ट में हम देखते हैं कि वास्तव में ये राष्ट्रीय आय जब हम टोटल करते हैं तो टोटल में हमें ये मिलता है राष्ट्रीय आय 200। हम जब इसको जोड़ते हैं, टोटल करते हैं, तो कंजप्शन में कितना निकलता है 100। जब हमने सेविंग को काउंट किया तो सेविंग में कितना निकला 100। यानी देखिए ये आपके पास टोटल वास्तव में क्या है, इनकम है, नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम। अर्थव्यवस्था में निवेश हुआ 100 का, निवेश हुआ 100 का, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय बढ़कर के कितनी हो गई डेल्टा वाई 200, यानी 100 निवेश किए, राष्ट्रीय आय हो गई 200, अर्थात गुणक का मान क्या होगा, यहां पर के का मान 2 टाइम्स होगा, दुगना होगा। आप फार्मूले में भी चेक कर सकते हैं, फार्मूले में चेक करने का मतलब के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी, ये फार्मूला अभी हमने जनरेट किया इसके पहले। एमपीसी का मान कितना है, एमपीसी का मान 0.5 है, मीन्स 1/0.5। अब इसको पॉइंट हमने हटाया तो 10/5 मीन्स 2। देखिए यहां पर भी, यानी अगर इकोनॉमी में एमपीसी 0.5 होगी तो के का मान 2 काम करेगा और राष्ट्रीय आय को दुगना कर देगी। और ये देखिए हमारे उपभोग में डिवाइड हो गया और ये हमारे पास सेविंग में डिवाइड हो गया। तो इस प्रकार गुणक कार्य करता है अर्थव्यवस्था में। आइए हम इसे रेखाचित्र के माध्यम से और अधिक स्पष्ट करते हैं। यहां पर हमने रेखाचित्र में आधार अक्ष पर राष्ट्रीय आय को लिए है तथा लंब अक्ष पर उपभोग तथा निवेश को दर्शाया गया है। अब हम देखिए प्रारंभिक उपभोग रेखा सी है। जब हम निवेश को सम्मिलित कर देते हैं तो हमारे पास रेखा C+I हो जाती है।
जो 45 रेखा को ई बिंदु पर काटती है। अतः हमारे पास नेशनल इनकम OY1 है। जब अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप ये रेखा हमारे पास C+I प्लस डेल्टा आई हो जाती है। देखिए हमने निवेश कितना बढ़ाया, डेल्टा आई, ये निवेश बढ़ाया। निवेश बढ़ाने के परिणाम स्वरूप हमारे पास नया संतुलन बिंदु E1 प्राप्त होता है। और देखिए राष्ट्रीय आय हमारे पास बढ़कर के OY1 से OY2 हो जाती है। ये हमारे पास राष्ट्रीय आय में परिवर्तन को दिखाता है। तो देखिए डेल्टा वाई का आई का मान इतना है, डेल्टा वाई का मान इतना है। अब फर्क देख लीजिए कि जब अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाया जाता है तो राष्ट्रीय आय में उससे अधिक परिवर्तन होता है। वास्तव में द रेशियो बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड नेशनल इनकम इट विल बी डिपेंड अपॉन एमपीसी। एमपीसी क्या है, ये वास्तव में इस रेखा का ढाल ही एमपीसी है। अगर हम ये बात ढाल, ये जो ढाल है वास्तव में ये ढाल ये एमपीसी को रिप्रेजेंट करती है, जो यहां पर हमने 0.5 माना है। अगर ये ढाल अधिक हो जाएगी तो द रेशियो बिटवीन डेल्टा आई और डेल्टा वाई बढ़ जाएगा। परिणाम स्वरूप थोड़ा सा निवेश करने पे राष्ट्रीय आय और अधिक बढ़ेगी। तो ये डिपेंड करता है कि वास्तव में ये रेखा का ढाल कैसा है। ये ढाल अगर ज्यादा ढालदार होगी तो मतलब थोड़ा निवेश करने के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय बहुत तेजी से बढ़ेगी। लेकिन अगर इसकी ढाल कम होती चली गई, एमपीसी का मान कम होगा, तो एक रेशियो ऐसा भी आ जाएगा कि जिस अनुपात में निवेश करेंगे उसी अनुपात में भी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। इस प्रकार गुणक में हमने ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था, गुणक का सीधा तात्पर्य जब अर्थव्यवस्था में निवेश किया जाता है तो राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ जाती है, जिसे हम जितने गुना बढ़ती है उसे हम गुणक कोएफिशिएंट के नाम से, गुणक गुणांक के नाम से जानते हैं। तो इसलिए हमने रेखाचित्र समीकरण के माध्यम से इन सभी तथ्यों को स्पष्ट कर देते हैं। धन्यवाद।